एंड आज हम यहाँ क्लास 10 के गणित विषय पर बात करेंगे, जिसमें बोर्ड परीक्षा 2020 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है 98 इंटू 102 को सूत्र निकलम द्वारा हल कीजिए। निकलम विधि जो है स्टूडेंट, दो संख्याओं के गुणा व तीन संख्याओं के गुणा दोनों पर कार्य करती है, लेकिन आज यहाँ हम सिर्फ दो संख्याओं के गुणा को ही देखेंगे। तो क्वेश्चन है 98 इंटू 102। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों ही स्थितियों में निकलम विधि दो प्रकार से सॉल्व की जाती है, आधार विधि से और उपाधार विधि से। आधार विधि कब काम करती है? यदि कोई क्वेश्चन जो दिया गया है आपको वो 10, 100 और 1000 के आसपास प्राप्त होता है तो आधार विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि 10, 100 और 1000 जो है वो मुख्यतः तीन आधार होते हैं। ठीक है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन 501 इंटू 502 या 78 इंटू 69 या फिर 51 इंटू 52 इस प्रकार से दिया गया है, तब जो क्वेश्चन है वो उपाधार विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 98 इंटू 102। तो ये किसके आसपास प्राप्त हो रहा है? 100 के। तो आधार हमारा कितना हो गया? 100। अब निकालना होता है विचलन। तो विचलन निकालने का फॉर्मूला है संख्या माइनस आधार। तो पहली संख्या क्या है हमारी? 98। 98 में से हम क्या कैंसिल कर रहे हैं? 100। तो क्या आ गया? -2। दूसरी संख्या कितनी है? 102। उसमें से क्या कैंसिल करेंगे? आधार 100। तो कितना प्राप्त हो गया? 2। इस प्रकार हमारे दोनों विचलन प्राप्त हो गए। अब दोनों संख्याओं के गुणा करने पर, अब दो संख्याओं के जब हम गुणा कर रहे हैं उसमें भी कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं? आधार। तो फॉर्मूला क्या उपयोग में लिया जाता है? संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन इंटू विचलन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनको सेटअप करते हैं। देखिए स्टूडेंट, निकलम विधि के प्रत्येक सवाल को सॉल्व करते समय आपको इस प्रकार सवाल को व्यवस्थित करना है। 98 के सामने उसका विचलन -2 लिखा है, 102 के सामने उसका विचलन 2 लिखा है, अर्थात हर संख्या के सामने उसका विचलन व्यवस्थित करना है। ठीक है। अब आगे की प्रक्रिया में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस संख्या के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जिस भी संख्या के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करोगे उसके क्रॉस का विचलन आपको लेना है कैलकुलेशन में। जैसे कि यहाँ पर मैंने 98 के अकॉर्डिंग किया है, तो 98 का क्रॉस विचलन क्या हो गया? 2। अब सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या लिखा है सूत्र में? संख्या प्लस विचलन। तो संख्या क्या लिया? 98 प्लस विचलन कितना लिया? 2 ऑब्लिक विचलन इंटू विचलन, तो -2 इंटू +2, ये कितने हो गए? 100। -2 इंटू 2 कितने हो गए? -4। अब देखिए स्टूडेंट, एक महत्वपूर्ण बात, जब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, दो संख्या के गुणा में 2 कॉलम, तीन संख्याओं के गुणा में 3 कॉलम जनरल, तो निश्चित तौर पे जो पहला कॉलम होता है वो आपको हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होगा। शेष जो कॉलम है दूसरे नंबर का हो चाहे तीसरे नंबर का, वो आपको नेगेटिव मिल सकते हैं। दोनों भी नेगेटिव मिल सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक नेगेटिव मिल सकता है। इन नेगेटिवों को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उनसे अगले वाले कॉलम जो पॉजिटिव है उससे हम हासिल लेते हैं, जैसा कि हम छोटी क्लासों में देखते हैं। अब हासिल लेने का जो मेथड है वो भी अलग है। यहाँ पर अगर आप एक हासिल ले रहे हो तो वो एक नहीं रहेगा, वो किसके बराबर रहेगा? आधार के बराबर। यदि आपका क्वेश्चन में आधार 10 चल रहा है तो आपके द्वारा लिया गया एक 10 के बराबर कैलकुलेट किया जाएगा। 2 ले रहे हैं तो 20 लिया जाएगा। यदि आपका आधार क्वेश्चन में 100 चल रहा है तो आपके द्वारा लिया गया एक किसके बराबर रहेगा? 100 के बराबर। 2 किसके बराबर रहेगा? 200 के बराबर। अब ये आपको देखना है कि क्वेश्चन में हमें एक की आवश्यकता है या 2 की आवश्यकता है। ठीक है। तो यहाँ पर है -4 और यहाँ है हमारे पास 100। तो 100 में से हमने 1 हासिल ले लिया तो ये रहेगा 99। वो 1 इस कॉलम में आकर क्या बन गया? 100, जैसे कि मैंने आपको बताया आधार के बराबर माना जाएगा। तो 100 में से 4 गए तो 96 और ये क्या रह गया? 99। इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन कितना आ गया? 9996। किसका गुणनफल प्राप्त हो गया? 98 इंटू 102 का।
इस प्रकार आप निकलम विधि द्वारा दो संख्या का गुणनफल आधार विधि से कर सकते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, आधार विधि का उपयोग किया है, उपाधार का नहीं किया है। सेकंड क्वेश्चन है x + 3 × x + 5 = x - 5 × x - 7 निम्न समीकरण को वैदिक विधि से हल कीजिए। स्टूडेंट 1.4 चैप्टर नंबर 1 में हम 10 फॉर्मूले पढ़ते हैं, जिनमें से 4 फॉर्मूले हम पढ़ते हैं पर्यावर्तीय सूत्र से और 6 फॉर्मूले पढ़ते हैं शून्य साम में से। उन 10 फॉर्मूलों के टाइप हमें याद रखने हैं और उनके सॉल्यूशन हमें याद रखने हैं कि कौन सा टाइप दिया गया है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये जो दी गई सर्व समीकरण है वो इस टाइप की दी गई है। x प्लस स्टूडेंट फॉर्मूले और दिए गए क्वेश्चन की तुलना करने पर a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें 3, b की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 5, c की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई -5, d की वैल्यू क्या प्राप्त हुई -7। अब देखिए स्टूडेंट, जो फॉर्मूला हमने लिया है उसका सॉल्यूशन होता है x = CD - AB। AB का और CD का मतलब क्या है, C और D और A और B मल्टीप्लाई अपॉन A + B - C - D। स्टूडेंट ध्यान देना है, यहाँ दिए गए क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो x के रूप में, तो यहाँ x = चल रहा है। यदि आपको क्वेश्चन में जो फॉर्म है वो y या z के रूप में दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, y या z आएगा। अब स्टूडेंट दिए गए सॉल्यूशन में हम वैल्यू को पुट करते हैं। a का वैल्यू जो 3 है उसके स्थान पर 3 लिखा, b के स्थान पर कितना रखा 5, इसी प्रकार c के स्थान पर -5, d के स्थान पर -7। नीचे भी वैल्यू पुट करा, 3 + 5 माइनस इक्वल टू। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही कार्य करना है। जैसा फॉर्मूला कार्य कर रहा है उस तरीके से आपको उसमें पुट करना है वैल्यू। ठीक है, माइनस एज इट इज़। इसके बाद c की वैल्यू क्या आई -5, फिर माइनस, और d की वैल्यू क्या है -7। -5 × -7 35, -3 × 5 15 अपॉन 3 + 5 8, माइनस इंटू माइनस 5, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता है प्लस। ठीक है, तो प्लस के 7। इस प्रकार 35 - 15 में से क्या हो गया 20, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया 20 अपॉन 20 कितना आ गई वैल्यू 1। इस प्रकार x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, हमें 1 प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 13/125 परिमेय संख्या के लिए दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि यह शांत है या अशांत है। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले बोला जा सकता है कि शांत अशांत लिखिए और दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, और दूसरा टाइप इस टाइप से आ सकता है जिसमें बोला है कि दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि यह शांत या अशांत। दोनों ही स्थितियों में आपको सबसे पहले शांत और अशांत कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे शांत अशांत कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हर लिखना है और उस हर का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 125 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 5⁻³ घातांक के रूप में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड को। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक फॉर्मूला कार्य करेगा 2m × 5n। इस फॉर्मूले का मीन क्या है, इस फॉर्मूले का मीन है यदि आपको किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या के हर के गुणनखंड करने पर उसमें 2 भी प्राप्त हो जाता है, 5 भी प्राप्त हो जाता है, तो वह जो है शांत की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने 125 का किया तो यहाँ हमारे पास 2 प्राप्त नहीं हो रहा है, वैल्यू सिर्फ क्या प्राप्त हो रही है 5। तो उस कंडीशन में हम 2 की पावर क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना है, इसमें 4 कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ। एक कंडीशन आपको ये प्राप्त हो सकती है किसी क्वेश्चन के हर के गुणनखंड में जिसमें आपको 2 की पावर भी प्राप्त हो जाएगी और 5 की पावर भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ 2 की पावर ही प्राप्त होगी, तो यहाँ पर हम 5 की पावर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। और तीसरी कंडीशन ये आपको सिर्फ 5 की पावर ही प्राप्त होगी, तब हम उस पर 2 की पावर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। चौथी कंडीशन ये है कि यदि
आपको किसी भी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 × 5 प्राप्त हो जाता है, या 2 × 7 प्राप्त हो जाता है, या 2 × 5 × 11 प्राप्त हो जाती है, तो तीनों ही स्थितियाँ 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तब क्वेश्चन का जो प्रसार है वो किसकी ओर अग्रसर रहेगा? अशांत की ओर अग्रसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट यहाँ दिए गए हर का घातांक के रूप क्या प्राप्त हो गया? 5 की पावर 3, जिसे हम 13/2 की पावर 0 × 5 की पावर 3 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का प्राप्त होता है या का है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा रहेगा? शांत रहेगा। दोबारा रिपीट करते हैं स्टूडेंट कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सर्वप्रथम शांत या अशांत ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जिसके लिए आपको उसके अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड को किस टाइप का प्राप्त करना है? 2 × 5 की पावर के रूप में प्राप्त करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका दशमलव प्रसार देखिए। तेरह बटे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, जिसे हमने लिखा था 13/5 की पावर 3 × 2 की पावर 0। अब यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट कि जिस संख्या की पावर कम है उसका मल्टीप्लाई अंश और हर में करते हैं। अब यहाँ 5 की पावर 3 है, लेकिन 2 की पावर कितनी चल रही है? 0, इसलिए हमने क्या किया? 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई नीचे किया। देखिए स्टूडेंट, यदि आपको किसी अन्य क्वेश्चन में इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होती है जिसमें 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, तब यहाँ अब किसकी पावर कम है? तो 5 की पावर कम है। कितनी कम है? 1 कम है। तो अंश और हर में 5 की पावर 1 × 5 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो 13 × 8। अब यहाँ पर क्या हो गया? 2 की पावर 0, घात समान है और आधार समान है तो घातें जुड़ती है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, दैट्स मीन क्या हो गया? 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर सेम, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 3, और ऊपर 13 × 8 करने पर क्या प्राप्त हो गया? 104। तो हमें क्या प्राप्त हो गया नीचे? 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब 1000, तो हमें 3 अंक छोड़ के क्या लगाना है? दशमलव लगाना। तो दशमलव प्रसार क्या प्राप्त हुआ? 0.14104। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ याद रखना है दशमलव प्रसार में आपको हर में हमेशा 10 की पावर प्राप्त होगी, वो चाहे से 10 की पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन उसका जो टाइप है वो इस टाइप का ही प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण विधि है ये। 12,345 में भाग देना है हमें 91 का, और विधि यूज करनी है ध्वजांक विधि। ठीक है स्टूडेंट, ध्वजांक विधि क्या है? इसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये एक जनरल मेथड है, उस टाइप से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला जो कॉलम है वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड मतलब क्या होता है? भाजक, उसके लिए होता है। और सेकंड और थर्ड जो कॉलम है वो सिर्फ भाज्य के लिए कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इनका सेटअप किस प्रकार से होता है वो देखिए। ध्वजांक अंक मैंने लिखा हुआ दिख रहा है आपको। जो भाज्य है हमारा भाज्य क्या चल रहा है अभी यहाँ पर? इकरार भाजक, सॉरी। तो जो भाजक का इकाई अंक है वो रहता है ध्वजांक। अब इसके अलावा जितने भी शेष अंक बचेंगे वो रहेंगे मुख्यांक। जैसा कि मान लो आपका भाजक होता 871, तो इकाई अंक कितना हो जाता? 1, और जो 87 बचे हैं वो क्या हो जाता? मुख्यांक। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्वजांक अंक कितना हो गया? 1, मुख्यांक कितना हो गया? 9। ठीक है, हमेशा इस विधि में
आपको ध्वजांक 1 ही प्राप्त होगा, इसलिए भाज्य का भी पीछे से, या बोले हम इकाई अंक भाज्य का, वो रह जाएगा थर्ड कॉलम में, और शेष जितने भी अंक बचेंगे वो कितने आएंगे सेकंड। तो तब 5 तो चला गया थर्ड कॉलम में, शेष क्या बच गया 1 2 3 4, वो किस में आ गए सेकंड कॉलम। अब आगे की प्रक्रिया देखिए। इस विधि का उपयोग क्या हुआ, जब क्वेश्चन था तब हम किससे डिवाइड कर रहे थे 91 से, लेकिन अब किससे डिवाइड करेंगे सिर्फ 9 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत सरल हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे की प्रक्रिया देखिए। 9 का डिवाइड अब हमें इन संख्याओं में देना है। ठीक है, अब यदि आप के क्वेश्चन से किसी मुख्यांक अंक का भाग यहाँ पर लिखी किसी अकेली संख्या में जाता है तो ठीक है, अन्यथा वहाँ 2 संख्याओं में डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो 9 का डिवाइड 1 में नहीं जा रहा, इसलिए हम किस में देंगे 12 में। तो 12 में हमने 9 का डिवाइड किया तो भागफल कितना है 1, तो भागफल यहाँ लिखा। शेषफल कितना है 3। शेषफल आपको अगला जो अंक रहेगा जिसमें डिवाइड किया उसके नीचे लिखना है। ठीक है, अब नया भाज्य हमारा क्या बन गया, क्रॉस में लेके चलेंगे आप, कितना हो गया 33। अब संशोधित भाज्य प्राप्त करना है। इस विधि में ये प्रक्रिया चलती जाएगी, और ये प्रक्रिया तब तक आपको दोहरानी है जब तक आप थर्ड कॉलम पर ना आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो संशोधित भाज्य कैसे प्राप्त करते हैं, जो नया भाज्य है उसमें से आपको ध्वजांक अंक को जो आपका भागफल आया है उससे मल्टीप्लाई करके कैंसिल करना है। हमारा भागफल कितना था 1, मुख्यांक अंक कितना है 1, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। तो 33 में से 1 गए, कितने रह गए 32। अब हमें किस में डिवाइड देना है 32 में। अब 32 में 9 का डिवाइड किया तो 9 तिया 27, तो भाग कितनी बार जा रहा है हमारा 3 बार, मतलब भागफल 3, शेषफल कितना है 5, तो शेषफल लिख दिया 5। वापस नया भाज्य 54 संशोधित करेंगे। अब संशोधित करने के लिए अब 1 का उपयोग नहीं करना है, किसका उपयोग करना है 3 का। जो भागफल आता जाएगा उसी को ध्वजांक अंक से मल्टीप्लाई करते चलना है और संशोधित भाज्य प्राप्त करना है। 1 से कराए, फिर 3 से करेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया में 5 7 जैसे भी आपको प्राप्त होता है। तो 3 × 1 3, 54 में से 3 गए, कितना रह गया 51, फिर 51 में डिवाइड किया 9 पंजे 45, तो भाग कितनी बार गया 5 बार। शेषफल कितने बचे 6। ठीक है स्टूडेंट, तो नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ हमें 65। अब संशोधित करेंगे तो नए भाज्य में से क्या कैंसिल करना है 5 × ध्वजांक कितना है 1 × 5, तो 65 में से 5 गए तो कितने रह गए 60। तो भागफल हमें कितना प्राप्त हो गया 135। शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमें 60। स्टूडेंट, यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि आपको जो मुख्यांक है उसका भाग उतनी बार देना है जिससे आपका जो संशोधित भाज्य है वो पॉजिटिव प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ देखेंगे कि आप 45 में 5 का डिवाइड देने पर आपको 9 प्राप्त होता है, पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन यदि इस स्थिति से आपका संशोधित भाज्य ऋणात्मक प्राप्त होता है तब आपको भाग 9 बार नहीं देना, भाग कम करना है, भाग 8 बार ही देना है या 7 बार देना है। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्य करना है। याद ये रखना है कि संशोधित जो भाज्य है वो हर हाल में आपको पॉजिटिव प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, थर्ड कॉलम में पहुंचने पर आपको जो नया भाज्य प्राप्त होगा उसको संशोधित करके ही लिखना है, उसमें डिवाइड नहीं करना। डिवाइड का जो काम है, नया भाज्य बना, संशोधित किया, उसमें जो भाग देंगे वो काम कब तक करना है जब तक आप सेकंड कॉलम में
जब आप थर्ड कॉलम में आ गए तब वहाँ आपको नया भाज्य बनाना है, संशोधित करना है, उसको जो भी आंसर आए वो लिखना है, वही आपका क्या कहलाएगा, शेषफल। तो इस प्रकार 12,345 में 91 का डिवाइड देने पर आपको भागफल 135 प्राप्त हुआ और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्या 16, 18 का एलसीएम 144 हो तो एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हमने संख्या मान ली, अगर आप नहीं मानते हो तो भी ठीक है, लेकिन जनरली सही प्रिपेयर के लिए आप यहाँ संख्या मानना चाहिए। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी हो गई, ए, दूसरी संख्या कितनी हुई, बी। ये मानी हमने ए और बी, तो इसलिए आपको ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16, बी की वैल्यू कितनी दी है, 18, और एलसीएम भी आपको कितना दिया है, 144। और याद क्या करना है, एचसीएफ की वैल्यू आपको याद करनी है। क्लियर है। अब देखिए एलसीएम, एचसीएफ और किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, यदि आप दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दोनों पक्ष बराबर प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस फॉर्मूले को लिखा मैंने, इसमें जो जो वैल्यू हमारे पास है उनको पुट किया, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 18 इक्वल टू एलसीएम वैल्यू कितनी है, 144 इंटू एचसीएफ। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। तो किसका डिवाइड दे दिया, 144 का। 16 को 144 कैंसिल कर रहा है कितनी बार, 9 बार। फिर 9 से हमने कैंसिल किया 18 कितनी बार, 2 बार। तो इस प्रकार एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई,